जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग बढ़िया से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर एक बेसिक चैप्टर शुरू होती है। इसी चैप्टर से हम अगर शुरू करें बढ़िया से तो अच्छा लेवल पे जा सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण को पढ़ने से पहले एक टॉपिक उसमें से छोटा है जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन से तो परिवर्तन क्या होता है? किसी चीज का बदल जाना, किसी चीज का बदल जाना क्या होता है? परिवर्तन कहलाता है। कि मौसम की तरह तुम बदल नहीं जाना। अभी तुम अच्छे हो, फिर कुछ दिन के बाद बदल जाओगे, खुद बुरा बन जाओगे। तो क्या हुआ? अच्छा से तुम बुरा बदला, पहले बुरा था, अब तुम क्या किया? अच्छा बन गया। तो बुरा से तुम अच्छा में आया, तो ये क्या हुआ? परिवर्तन हुआ ना। तो वही परिवर्तन दो तरह से होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी बाहरी अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जिसकी बाहरी अवस्था में, मान लो कि ई है, मार्कर है, या आलू, मान लो एक आलू है, उस आलू को हम काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर उसको काटेंगे और छोटा हो जाएगा, फिर उसको काटेंगे और छोटा हो जाएगा। तो क्या हम आलू का क्या कर रहे हैं? टुकड़ा कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं। क्या आलू का जो टुकड़ा कर रहे हैं उसका स्वाद बदलेगा? नहीं बदलेगा, लेकिन उसका आकार तो बदल रहा है ना। तो आकार बदलेगा लेकिन स्वाद अगर नहीं बदलेगा, जैसा वो कच्चा आलू बड़ा खाने में लगा तो उसका छोटा आलू ऐसा लगेगा खाने में, उसका कोई टेस्ट में नहीं चेंज होगा। तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और क्या? कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, जैसे जल है, उसको हम जमाए देंगे, उसको हम फ्रिज में रख के थोड़ा कूल्ड कर देंगे, बहुत ठंडा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, जम जाएगा। तो क्या फिर उसके बाद हम उस बर्फ को फिर ठंडा कर देंगे, फिर तो आ सकता है पुनः जल में। तो जल से हम जैसे ठंडा किए उसको, और क्या होगा? बर्फ बन गया। अब बर्फ को जैसे गर्म किया, क्या क्या पानी हो गया, वो ना। तो क्या हुआ कि एक पदार्थ जैसे उसको पुनः पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। कोई पदार्थ बर्फ से पानी बन गया तो पानी से को फिर हम बर्फ में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। कोई पदार्थ क्या है कि हम भाप, पानी को हम भाप में बदल दिए, भाप को भी हम ठंडा कर देंगे, फिर भी तो पानी में बदल जाएगा। तो इसको ही बोल रहे हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इस परिवर्तन में पदार्थ का पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है। मतलब वही हुआ कि जल से जैसे बर्फ बना, बर्फ से भी जल बन सकता है, वही बर्फ से जल बनना। फिर क्या? जल से अगर भाप बन सकता है तो भाप से भी जल बन सकता है, बन सकता है आराम से। चावल से भात बनना, चावल से भात बनना, तो क्या भात को हम सुखा देंगे तो भात से चावल नहीं बनेगा? बनेगा। फिर मोम का पिघलना, जो मोमबत्ती होती है उसके बीच में ऐसा सूता, जो सूता होती है, उस सूता के साथ पूरा मोम जलती है, और मोम क्या होता है? पिघल जाती है, पिघल जाती है, लेकिन सूता जल जाता है। फिर वही मोम को हम गर्म करके एक शेप दे देंगे, उसके बीच में फिर एक सूता दे देंगे, फिर वो मोम में बदल जाएगा। तो क्या मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। चावल से भात बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन। और क्या? जल से भाप बनना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ से जल बनना भौतिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? अगर कुछ है, मान लो कि एक दूध है, उस दूध को हम क्या करेंगे? दही जमा देंगे, दही जमा देंगे। तो उसका पहला भौतिक अवस्था क्या था? कि वो पहले पानी की अवस्था में, लिक्विड की अवस्था में, द्रव की अवस्था में था, और जैसे वो जमा तो ठोस की अवस्था में हो गया। हुआ कि नहीं? तो यानी भौतिक परिवर्तन हुआ। और रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? उसमें जो दूध का थोड़ा मिठास लगता था, दही थोड़ा क्या हो गया? खट्टा हो गया। दूध का जो सुगंध था वो अब क्या हो गया? पहले जो दूध का सुगंध था, क्या दही के सुगंध से मैच करता है? नहीं करता, चेंज होता है, यानी सुगंध में भी चेंज हो जाता है। तो वही बोलते वैसे पदार्थ जिसमें पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं। आगे क्या बोलता है? इस परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आ सकता। कैसे नहीं आएगा? अगर दूध से हम दही जमा देंगे, हम दही से दूध तो नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना। दूध से अगर हम दही जमा दिए, दही से दूध ला सकते हैं? अगर तुम ला सकते हो तो हमको बताना भाई। अगर ला दोगे तो तुम अपना, होता है ना कि किताब खोज दोगे, किताब बना दोगे, अगर ला दोगे तब। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध बनता, ऐसा नहीं होता है। भोजन का पाचन, अगर हम कुछ खाएं
अगर मान लो हम सेब खाए, क्या हम उसी सेब को पुनः फिर बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। सब्जी का बनना, आलू को काट के हम तेल मसाला देके एकदम टेस्टी बना दिए सब्जी, क्या उस आलू जो कच्चा में खाने में स्वाद था, क्या जो पकाए उसका स्वाद चेंज एक ही रहेगा? नहीं रहेगा। तो सब्जी का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। आगे क्या? लोहा में जंग लगना, जो कि एक लोहा है, उस लोहा में अगर जंग लग जाएगा तो क्या होगा? वजन बढ़ सकता है या घट सकता है? घट सकता है। उसका जो क्वालिटी है वो क्या? घट जाएगा, घट जाएगा। वो लोहा जो मजबूत था वो अब कमजोर हो जाएगा ना। तो ये सब जो लोहा में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन था। श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जल जाना भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी को जला देंगे, जो राख बनेगा, वो राख से हम लकड़ी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। सुगंध में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो आप लोग बोलिएगा भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन, सब्जी का बनना रासायनिक परिवर्तन, लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। तो आपको इस समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? ये भी पूछा जाएगा बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल में बदलना, ये क्या? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन। यानी सॉलिड से क्या है? सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो बर्फ से जल का बदलना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। जल से भाप का बनना भौतिक परिवर्तन, चावल से भात बनना भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ है, ये जब आपस में मिल जाएंगे तो हम वो क्या बनाएंगे? जल बना देंगे। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है जो इस सॉलिड फॉर्म में है, यानी ठोस अवस्था में है, और ऑक्सीजन जो है ये गैस अवस्था में है। ये दोनों जैसे मिलेंगे तो वो बनाते हैं सॉलिड अवस्था, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरा परिभाषा क्या है इसका? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 है, ये टूटेगा, ये टूटा तो क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जैसे H2+O2 भाग लिया, ये क्या बना दिया? जल बना दिया। फिर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड भाग लिया तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। तो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कभी अकेले किसी नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है, किसी अन्य पदार्थ के साथ भी मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ बेसिक पार्ट है, उसमें देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, और जो जो भाग लेके जो नया पदार्थ बनाता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। और क्या, जो नए अभिकारक से मिलकर जो नया पदार्थ बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिकारक से मिलकर नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। और फिर और एक भाषा बोल सकते हैं उत्पाद के, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो देखो पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं।
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या आपस में मिलके क्या बना रहे हैं H2O, तो ये दोनों भाग लिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या बोलिया भाग लिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। और जो H2+O2 से जो नया पदार्थ जल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो उत्पाद क्या होता है? अभिकारक से मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे उत्पाद कहते हैं। आगे क्या दूसरा परिभाषा क्या बन सकता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिक्रिया हो चुका है, इस दोनों अभिक्रिया हो चुका है, दोनों का जो अभिक्रिया हो चुका है उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बन रहा है हम उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे H2+O2 क्या किया? अभिक्रिया भाग लिया तो उसको हम अभिकारक बोलेंगे। जो बन चुका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये आपस में भाग लिया है, तो हम इसको अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो ये दोनों से मिलकर नया पदार्थ बना है इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद या प्रतिफल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और जो भाग लिया है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। आप लोग इंग्लिश में भी याद रखिएगा अभिकारक को क्या बोलते हैं और उत्पाद को क्या बोलते हैं। कोई चीज नया चीज 2-3 चीज मिलेगा, नया चीज बनाएगा तो प्रोडक्ट भी बनाएगा ना, नया प्रोडक्ट बना रहा है तो उसी जो नया चीज बनाएगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो नया चीज को बनाने में जो सामान लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जैसे शरबत घोर रहे हैं उसमें चीनी, पानी, नमक ये सब जो ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक। चीनी, पानी और नमक को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो शरबत बनेगा उस शरबत को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, उत्पाद और प्रतिफल। आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप देखते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें क्या क्या संकेत हम पकड़ सकते हैं कि हो रहा है। तो कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया हो रहा है? कुछ तो संकेत देगा, कुछ तो लक्षण देगा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होंगे? अवस्था में परिवर्तन। कोई ठोस चीज है तो गैस में बदल रहा है, इसको बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन। कोई द्रव चीज है वो ठोस में बदल रहा है, उसको बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन। कोई गैस में है वो द्रव में बदल रहा है, उसको परिवर्तन बोलेंगे, अवस्था में परिवर्तन। जैसे हाइड्रोजन ये किस अवस्था में? गैस की अवस्था में। ऑक्सीजन भी गैस की अवस्था में। ये दोनों गैस मिल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मिला तो क्या बन रहा है? जल। लेकिन जल कैसा है? लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव की अवस्था में। अब दूसरा क्या बोलता है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या होगा कि कोई एक बड़ा चीज ले उसमें ताप दिए, हम तोड़े उसको, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम जैसे गर्मी दिए, ताप दिए तो ये क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड रूप में होगा, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यानी ताप देने में भी, ताप में भी परिवर्तन होता है। तीसरा क्या होगा? रंग में परिवर्तन। जैसे KMnO4 है, इसका रंग जो होता है बैंगनी रंग का होता है। कैसा? बैंगनी रंग, गहरा बैंगनी होता है। और इसमें जब हम नींबू का रस डाल देंगे तो बैंगनी रंग खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी रंग में भी परिवर्तन होता है। गैस का उत्सर्जन, यानी कोई गैस निकल रहा है तो हम समझ आए कि परिवर्तन अभिक्रिया हो रहा है, कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो कैसे बोलेंगे गैस में परिवर्तन? जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों क्या करेंगे? जैसे अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट बना देंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगे, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहे तो समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अवक्षेप का बनना, पांचवा क्या बोल रहा है? अवक्षेप का बनना। कोई चीज हम अवक्षेप किसको बोलते हैं? कोई सोल्यूशन घोरे, हम कोई चीज का शरबत बनाए और उसमें हम मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी तो घुलेगा नहीं, कंकड़ तो घुलेगा नहीं, वो कंकड़ जो नीचे पाउडर के रूप में बैठ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेप। तो अवक्षेप का बनना, उस पानी के अंदर जो बैठ जाता है उसको बोलते हैं हम अवक्षेप। वही कभी पीला रंग, कभी हरा रंग, इसी को देखते हैं। अब चलते रासायनिक समीकरण किसको बोले? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यानी
कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको संकेत और सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप से यानी अच्छा तरह से लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। कोई बोलेगा कि हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए प्लस जल बनाए, तो हाइड्रोजन का हम संकेत लेंगे H, ऑक्सीजन का भी संकेत लेंगे O। जब ये दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों किस अवस्था में, गैस की अवस्था में, जब ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, जल H2O, यानी H2O बनाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण हम इसको नहीं बोलेंगे जो हिंदी में लिखा रहता है, ऐसा नहीं। तो अलग देश वाला तो नहीं पढ़ पाएंगे, अमेरिका वाले तो हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो सब नहीं बना पाएंगे। तो उसको संकेत लिए हम कि हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, तो जब H और O को मिला है तो H2O बन गया। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस की अवस्था में, और क्या जल जो बना इस द्रव की अवस्था में बना। तो इस रूप को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, तो हम इसको भी बोलेंगे रासायनिक समीकरण। आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं आगे, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों है, रासायनिक समीकरण की जरूरी क्यों है, इसको जानते हैं। रासायनिक समीकरण की जरूरी इसलिए है कि अगर हम रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा व्यर्थ जाएगा। हम लिखेंगे ऐसे, हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब हम लिख सकते हैं इसको जल बनेगा। तो हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते H2 प्लस O2 बराबर H2। ये क्या हुआ, मेरा शॉर्ट फॉर्म में हुआ कि नहीं, यानी टाइम बचता है, टाइम सेविंग होता है, मतलब टाइम बचता है, यानी समय बचाने के लिए। अगर इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा कागज बचेगा। कागज कैसे बचेगा कि अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, और ऐसे लिखेंगे तो कम कागज में पूरा हो जाएगा, कम कागज में समीकरण हट जाएगा। तो इसलिए मेरा समीकरण जरूरी है। और तीसरा क्या कि टू मेक ग्लोबल, यानी वैश्विक बनाने के लिए, यानी अगर हम इस तरह लिखेंगे तो क्या इंडिया वाला तो जान जाएंगे हिंदी मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम में है, जो अमेरिका के लोग हैं, जापान के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो सब तो ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसका संकेत लेंगे, तो संकेत हर एक जगह, संकेत अमेरिका में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन का संकेत H ही होगा, ऑक्सीजन का भी संकेत O होगा, चाहे कहीं भी पढ़ो। तो वहां पे क्या हुआ कि वैश्विक बनाने के लिए हम इस रूप का प्रयोग ना करके इस समीकरण का प्रयोग किए। ऐसा समझ में। तो पहला क्या होगा, टाइम बचाए, इस तरह लिखे से हम तुरंत हो गया, मेरा टाइम बच गया, जल्दी बना दिए। और फिर क्या, पेपर उतना उपयोग नहीं किए, पेपर का बचा यानी कागज बचा उसमें। और तीसरा कि ग्लोबल, पूरा दुनिया में इस रूल को फॉलो करता है, ना कि इस रूल को फॉलो करता है। ऐसा समझ में। रासायनिक समीकरण का इसीलिए आवश्यकता पड़ता है कि इस तरह लिखने के लिए, यानी शॉर्ट में करने के लिए। इस तरह लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, कागज बर्बाद होगा, और क्या बहुत दुनिया के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो सारे कॉमन बनाने के लिए इस रासायनिक समीकरण को फॉलो किया। तो आई होप समझ में आ गया होगा रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी था। अब आगे चलते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, क्या नियम है। रासायनिक समीकरण को जो लिखेंगे, हम बनाएंगे, जो हम रासायनिक समीकरण को एक नया रूप देंगे, उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे लिखने का तरीका है, उसको जानते हैं। तो रासायनिक समीकरण का लिखने का जो नियम है, तो सबसे पहले क्या है, अभिकारक को बाईं ओर, ये जो है इस साइड, रासायनिक अभिक्रिया के बाईं साइड जो है इसको बोलते हैं अभिकारक, यानी अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, तथा जो बन चुका है, फल बन चुका है, उत्पाद को दाईं ओर, यानी उत्पाद को दाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर। और दूसरा क्या बोलता है, अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच तीर का निशान दे रहा है, यानी अभिकारक और प्रतिफलों के बीच क्या दे रहा है, तीर का निशान दे रहा है। तीर की दिशा रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी उत्पाद को दर्शाता है। तो यही तीर इधर अगर मुड़ा है तो उत्पाद इधर बन रहा है। आया समझ में, आया समझ में। अब आगे देखते हैं कि दो अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, यानी दो अभिकारक है H2 और O2, ये दोनों के बीच क्या प्लस का चिन्ह है कि नहीं, प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है। तथा दो उत्पाद के बीच भी प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है। अगर दो उत्पाद बनेगा तो उसमें भी दूसरा आगे क्या देंगे, प्लस देखें, दूसरा उत्पाद लिखेंगे।
और पचमा क्या बोलता है, अगर वो पदार्थ ठोस की अवस्था में है, जैसे हाइड्रोजन गैस की अवस्था में है, तो उसको हम जी से लिखे, किसके, जी के रूप में लिखे। पानी द्रव की अवस्था में है तो हम क्या लिखे, द्रव को एल लिखे, द्रव को क्या लिखे, एल लिखे। तो उसी तरह अगर ठोस में होगा तो एस देंगे, द्रव होगा तो एल दे देंगे, और गैस होगा तो जी दे देंगे, और विलियन होगा तो एक क्यू दे देंगे, एक्वस। और गैस का निष्कर्षण, अगर गैस निकल रहा है तब उसमें हम ऐसा एरो दे देंगे। अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तब उसमें हम क्या करेंगे, ऐसा तीर दे देंगे, और या तो ऐसे डेल्टा बना देंगे। इसी डेल्टा का मतलब होता है कि हम उसमें हीट यानी गर्मी यानी उष्मा दे रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान दिया था। तीर का निशान प्रतिफल को दर्शाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल को दर्शाता है। फिर चौथा क्या बोलता है, दो अभिकारकों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है। दो अभिकारक है, इसके बीच प्लस का चिन्ह दिए। अगर दो उत्पाद बनेगा उसमें भी प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, पांचवा क्या बोलता है कि ठोस होगा तो एस, द्रव होगा तो एल, गैस होगा तो जी, और विलयन होगा तो ए क्यू, और गैस का निष्कर्षण होगा तो ऐसे एरो देना ऊपर की ओर। अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो नीचे की ओर एरो दो या डेल्टा दो। तो मेनली अगर उष्मा ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा देंगे। ऐसे अगले दिन हम लोग पढ़ लेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, उसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आई होप समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।